हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 3 की, और जिसका नाम था आनुवांशिकी। और आनुवांशिकी में हमने पढ़ लिया था आनुवांशिकी, आनुवांशिकता, आनुवांशिक लक्षण, वंशानुगति, ये क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हमने पढ़ा मेंडल का जीवन परिचय, कि मेंडल का जन्म कब हुआ, कैसे क्या क्या उन्होंने प्रयोग किए। उसके बाद में उन्होंने उनकी सफलता के कारण की, किस कारण से मेंडल सफल हुए। उसके बाद में हमने बात की थी मेंडल के ने मटर के पौधे को क्यों चुना। आज अपन बात करते हैं आनुवांशिक शब्दावली। तो हमारा अगला टॉपिक है आनुवांशिक शब्दावली या आनुवांशिकी शब्दावली, जो भी अपन लिखना चाहें लिख सकते हैं। आनुवांशिक या आनुवांशिकी शब्दावली। आनुवांशिकी शब्दावली का मतलब होता है कि वे शब्द जो आनुवांशिकी में काम में आते हैं उनका अर्थ क्या होता है, उन्हें क्या कैसे उनकी परिभाषा दी जाती है। तो नंबर 1 बात करते हैं जीन की। 10 या 15 परिभाषाएं हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे जो पहली बात है वो है जीन। तो जीन क्या होते हैं। तो मेंडल ने कहा कि प्रत्येक लक्षण का निर्धारण एक कारक करता है, और मेंडल ने तो इन्हें एक कारक कह दिया, लेकिन बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, जीन पड़ गया। तो अपन लिख सकते हैं वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। जीन कहलाता है। ये तो थी बात जीन की परिभाषा, क्योंकि जीन किसे कहते हैं। तो जीन एक कारक होता है जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है। अब इसके बाद में बात करेंगे जीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया। तो ये तो बात थी जीन की, कि हमारी आनुवांशिक शब्दावली में पहला जो बात करते हैं जीन। तो जीन की परिभाषा हो गई, सर्वप्रथम जीन का प्रयोग किसने किया, ये हो गया। इसके बाद में बात करते हैं युग्म विकल्पी। इसकी बात करें तो युग्म विकल्पी क्या होते हैं, कि जैसे मान लीजिए एक लक्षण है लंबाई का। तो लक्षण तो है लंबाई का, लेकिन उसके 2 युग्म होते हैं। तो एक लंबेपन का होता है, एक बौनेपन का होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं युग्म विकल्पी। तो लिख लेंगे एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 एक दूसरे के विपरीत विकल्प युग्म विकल्पी कहलाते
जैसे बात की जाए अगर जीन की, तो जीन में आप जीन लिख सकते हो, ओन्कोजीन वगैरह। इसकी अगर बात की जाए तो युग्म विकल्पी उदाहरण के लिए लिख सकते हैं अपन, जैसे लंबाई का लिखें तो एक तो कैपिटल टी होता है, दूसरा युग्म विकल्पी होता है स्मॉल टी। ये दोनों हैं लंबाई के युग्म विकल्पी। ठीक है, इसके बाद में नंबर 3 बात करते हैं जो हमारा आता है समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब होता है कि समान युग्मज, यानी उस जीव के अंदर जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो। जैसे मान लीजिए एक तो ऐसे हो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हो कैपिटल टी या हो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसमें देखिए कि एक बड़ा है एक छोटा है, इसमें दोनों बड़े हैं इसमें दोनों छोटे हैं, तो इसको बोलते हैं, ये तो है हमारी समयुग्मजी अवस्था और ये है हमारी विषमयुग्मजी अवस्था। तो लिख लेते हैं अपन, जब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे बात की जाए कैपिटल टी कोमा स्मॉल टी, ये दोनों समयुग्मजी होंगे, ये भी समयुग्मजी, ये भी समयुग्मजी। अब इसके बाद में बात करते हैं नंबर 4 विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी और समयुग्मजी में इतना ही फर्क है कि इसमें समान होते हैं, इसमें असमान होंगे। तो लिख लेते हैं परिभाषा, जब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर है कि सर वो जो उसका बीज है वो गोल है या झूरीदार है, तो गोल के लिए तो अपन कैपिटल आर लिखते हैं और झूरीदार के लिए स्मॉल आर। तो दोबारा इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जीन क्या होता है, तो जीन वह कारक है जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया। उसके बाद में नंबर 2 बात करें कि युग्म विकल्पी क्या होते हैं, तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले 2 कारक होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे मान लीजिए लक्षण हमारा लंबाई का है, तो एक का काम होता है लंबा करना और एक का काम होता है बोना रखना। उसके बाद में बात करते हैं समयुग्मजी, जब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी किसी पादप के अंदर समान है तो वो कहलाता है समयुग्मजी। और विषम युग्मजी का मतलब दोनों जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान है तो वो कहलाता है विषम युग्मजी।
तो यहाँ तक की हमारी बात कंप्लीट हो गई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब मिटा देते हैं, आगे की बात करते हैं। हमारा नंबर 5 टॉपिक आता है, वो है लक्षण प्रारूप। बात कर लेते हैं लक्षण प्रारूप की। लक्षण प्रारूप के अंदर केवल सजीव की बाह्य प्रतीति को देखा जाता है। तो लिख लेते हैं किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, प्रतीति का मतलब प्रतीत कैसे होता है, प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। अब जैसे ये लक्षण जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप आते हैं, इनको अनुपातों में लिखा जाता है। जैसे अपन को लिखा मिलेगा कि सर F1PD के लिए जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप 2:2 है या 3:1 है, तो ऐसे लिखा जाता है। तो बता देते हैं। तो इसके अंदर जैसे कौन कौन से आते हैं, जैसे अगर अनुपात निकालें तो एक तो है लंबा और दूसरा है बोना। तो इनके मध्य अगर अनुपात निकाला जाए तो वो होगा लक्षण प्रारूप। अब नंबर 6 बात कर लेते हैं जीन प्रारूप। हमारा अगला टॉपिक आ गया है जीन प्रारूप। किसी सजीव की आंतरिक प्रतीति को जीन प्रारूप कहते हैं। आंतरिक प्रतीति को जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे बात की जाए शुद्ध लंबा अनुपात अशुद्ध लंबा अनुपात शुद्ध बोना। तो जैसे शुद्ध लंबे का मतलब होता है कि उसमें दोनों समान होते हैं, यानी ये समयुग्मजीय अवस्था होती है, उसको बोलते हैं शुद्ध। और जिसमें विषमयुग्मजीय अवस्था हो वो कहलाता है अशुद्ध। तो ये दोनों तो हो गए शुद्ध और ये हो गया अशुद्ध। ठीक है। अब इसके बाद में नंबर 7 बात करते हैं प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण की बात की जाए तो वह लक्षण जो स्वयं को F1 यानी पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में प्रकट या अभिव्यक्त करता है।
प्रकट या अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे लंबापन, पोस्ट में लिख देना कैपिटल टी। ठीक है, तो ये लक्षण स्वयं को F1PD में प्रकट करता है। इसकी जैसे अपन आगे पढ़ेंगे इनके नियमों को तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रभावी होता है, लेकिन अपन को याद यही रखना है कि लंबेपन का लक्षण प्रभावी होता है। और जितने भी अक्षर यानी जितने भी संकेत लिखे जाएं उसमें जो कैपिटल लिखा होता है वो प्रभावी होता है, और जिसमें स्मॉल लिखा होता है वो अप्रभावी होता है। तभी मैंने यहाँ पे अशुद्ध बोना नहीं लिखा, क्योंकि अशुद्ध बोना का मतलब होता है कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी कैपिटल टी, तो इसका मतलब भी ये पौधा भी लंबा ही होगा और ये पौधा भी लंबा ही होगा, लेकिन दोनों ही अशुद्ध लंबे होंगे, अशुद्ध बोना नहीं होगा कभी भी। तो आगे बात करते हैं नंबर 8 की, अप्रभावी लक्षण। तो लिख लेते हैं, वह लक्षण जो स्वयं को F1PD में प्रकट नहीं कर पाता। अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे बोनापन, पोस्ट में लिख देना स्मॉल टी। तो आपको बता दें, जब भी अपन कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने का संकरण करवाएंगे तो F1PD में अशुद्ध लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, हमारी बात चल रही थी 9 नंबर, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, संकरण का मतलब ये होता है जब दो जनकों के मध्य संकरण करवाया जाए, दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए और F1PD प्राप्त की जाए तो उसको बोलते हैं संकरण। अब इसके बाद में बात करते हैं कि एक संकर संकरण क्या होता है। तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाए, यानी जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन होगा वो होगा एक संकर संकरण। अब ऐसे ही लिख सकते हैं अपन द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, और बहु त्रि या बहु एक ही होता है कि 3 या 3 से अधिक लक्षणों की वंशानुगति का अगर एक साथ अध्ययन किया जाए तो वो कहलाता है त्रि या बहुसंकरण संकरण। अगर द्विसंकर संकरण की बात करी जाए तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की जगह लिखते हैं आप 2 लक्षण की वंशानुगति का एक साथ अध्ययन किया जाए तो वह कहलाता है द्विसंकर संकरण। अब इसके बाद में नंबर 2 अगली बात करते हैं। नंबर बात जो 10 नंबर है उसको बोलते हैं अपन परीक्षण संकरण।
परीक्षण संकरण। परीक्षण का मतलब टेस्ट, तो इसको अपन टेस्ट क्रॉस भी बोल सकते हैं, संकरण को इंग्लिश में क्रॉस बोलते हैं। तो वह संकरण जिसमें जो हमारी पहली पीढ़ी होती है, जो हमें पहली पीढ़ी होती है उसका संकरण अपन किससे करवा देते हैं, अप्रभावी जनक से। एक दूसरा और आएगा उसको व्युत्क्रम संकरण भी बोलते हैं, लेकिन जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से करवाएंगे तो ही उसे बोलेंगे परीक्षण संकरण। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाए तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। जैसे अब बात करें इसके उदाहरण की, तो जैसे मान लीजिए इनकी जो हमारा पहला संकरण होता है, एक संकर संकरण, उसमें अपन अध्ययन करते हैं लंबे और बोने का। तो ये हमारा है प्रभावी जनक और ये है अप्रभावी जनक, और F1 पीढ़ी प्राप्त होती है हमें कैपिटल T स्मॉल t। तो हमारा अप्रभावी जनक यानी इसका और इसका संकरण करवाया जाए तो ये हमारा होगा परीक्षण संकरण। अगली जो बात की जाए उसको बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण। पश्च संकरण या संकर पूर्वज संकरण के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हमारी F1 पीढ़ी आती है, हमारी F1 जो पीढ़ी है उसका संकरण किसी भी जनक के साथ करवाया जाए तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ करवाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण। नंबर 12 जो बात आती है वो है व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, व्युत्क्रम संकरण के अंदर क्या होता है कि जनकों के लिंग आपस में चेंज कर दिए जाते हैं, तो वह संकरण जिसमें जनकों के लिंग परस्पर बदल दिए जाए तो उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा प्रभावी जनक है वो है नर, और ये है हमारी अप्रभावी जो जनक है वो मादा। अब अगले संकरण में अपन क्या करेंगे, जो हमारा अप्रभावी जनक है वो पहले मादा थी, अब इसको तो कर देते हैं नर, और जो प्रभावी जनक है वो पहले तो नर था लेकिन अब उसको कर देते हैं मादा। तो ये हमारी 12 परिभाषाएं थी। इसके बाद में अपन बात करेंगे मेंडल के नियमों की, वो अगली क्लास में। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।